हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 संघवाद। और ये हिंदी मीडियम है, एनसीईआरटी का बुक है। अब देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं हाईलाइट पॉइंट को पढ़ूंगा जो आपके एग्जाम के लिए, यानी बीपीएससी टीआरई के लिए और स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला पेज ये सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा, ठीक है। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। देखिए, इसमें थोड़ा समझिए क्या है कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा जो है आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर जो है संघवाद कहा जाता है। यानी हमारे इंडिया में जो सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। केंद्रीय मतलब क्या है, केंद्र स्तर पर विधायिका है, मतलब फिर है न्यायपालिका है, फिर है आपको कार्यपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है, ये सत्ता का जो बंटवारा है ना, इस व्यवस्था को जो है किसी भी देश की इस तरह की व्यवस्था को जो है शासन करने की इस तरह की व्यवस्था को ही संघवाद कहा जाता है, ठीक है। तो इसको सत्ता की ऊर्ध्वाधर व्यवस्था कहते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर बंटवारा। फिर क्षैतिज बंटवारा में क्या होता है कि देखिए, वो नगर मतलब ग्रामीण स्तर पर होता है, नगर पंचायत मतलब स्थानीय सरकार होती है, फिर राज्य सरकार होती है, फिर जाके केंद्रीय सरकार होती है। वो हो गया सत्ता का मतलब क्षैतिज बंटवारा, ठीक है। और सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा में हो गया आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ठीक है, इसी व्यवस्था को हम संघवाद कहते हैं। तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं फिर। आइए, ठीक है, आइए पहले इस पेज पर चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। बेल्जियम के संविधान में, यहाँ देखिए, बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था, और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दे दिए गए, ठीक है। तो बेल्जियम में क्या हुआ कि कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार मिलने चाहिए थे वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए गए, ताकि पूरा पावर जो है एक ही तरफ पर, एक ही जगह पर क्या हो जाए, सेंट्रलाइज नहीं हो जाए। इसीलिए क्या किया गया कि बिना स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग के सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले सकती, और बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब हेल्प के स्टेट गवर्नमेंट भी जो है कोई डिसीजन नहीं ले सकती। इसीलिए उसको बैलेंस किया गया वहाँ पे बेल्जियम में, ठीक है। फिर नीचे आइए। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह जो है, इसीलिए बोला गया कि एकात्मक शासन नहीं अपनाया। अगर पूरा पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में दे दिया जाता तो वहाँ पे बोला जाता एकात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन वहाँ पर क्या, एकात्मक शासन व्यवस्था को मतलब जगह नहीं दिया गया, और वहाँ संघीय शासन प्रणाली अपना ली गई। श्रीलंका में व्यावहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही, यानी राष्ट्रपति के पास ही श्रीलंका में जो है अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार यानी राष्ट्रपति के पास ही सारे अधिकार है। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है, ठीक है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों की आदेश दे सकती है, ठीक है। एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि शासन का एक ही स्तर होता है, यानी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, वो एक ही बॉडी होगा, ठीक है, गवर्नमेंट का, और बाकी इकाइयाँ जो है उसके अंडर ही काम करेगी, ठीक है, काम करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकारों का आदेश दे सकती है। तो इंडिया में क्या है कि एकात्मक शासन व्यवस्था है, केंद्र सरकार से ऊपर कोई है नहीं है, और वो क्या करती है, उसके नीचे मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, फिर उसके नीचे जो है लोकल गवर्नमेंट है या स्थानीय सरकार, ठीक है। फिर ये नीचे, हाँ यहाँ देखिए, दुनिया के 100 हालांकि दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है, ठीक है। तो ये डाटा आप लोग को याद रखनी है, कभी एग्जाम में डाटा भी पूछ देता है ना। फिर ये इस पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। यहाँ देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी खींचते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्थाएं जो है आमतौर पर दो तरीके से गठित होती है। पहला तरीका है दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ मिलाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बनाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ठीक है। ये सब क्या है, कोई एक देश नहीं थे, वो कई सारे जो है मतलब स्वतंत्र देश थे, छोटे छोटे, वो सब आपस में एक मिलकर ये जो है एक गवर्नमेंट बनाए हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ठीक है, ये सब। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, जैसे इंडिया है, राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इस तरह के, ठीक है, देश है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आइए नेक्स्ट पेज चलते हैं। यहाँ आइए,
पोखरण, जहाँ भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो भारत ने परमाणु परीक्षण कहाँ किया? तो पोखरण में किया था, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, बस ये दोनों पेज में बस यही एक इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज चलते हैं। हाँ, यहाँ ये हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% यानी लगभग भारतीयों की ही मातृभाषा है। हिंदी भले भारत की राजभाषा है, याद रखिए, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। लेकिन केवल भारत की 40% आबादी ही जो है हिंदी बोलती है। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को भी अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। और आपने जो है 21 भाषा को याद करना है, ABCD अल्फ़ाबेटिकली आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ए से असमिया, बी से बोरो, ठीक है, बी से बांग्ला, इस तरह से, डी से दोगड़ी, इस तरह से आप याद कर लेना। ठीक है, याद हो जाएगा आगे, हालांकि मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को भी अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। यानी संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने, जैसे साउथ को जितने भी स्टेट है वो क्या है, हिंदी बोलते नहीं है, वो उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा है, जैसे मलयालम, कन्नड़ ये, या तमिल, या फिर अंग्रेजी कॉमन भाषा है, तो उन लोगों ने फिर माना नहीं। ठीक है, कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए, इसलिए उन लोगों ने मांग किया कि अंग्रेजी का जो प्रयोग है जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप धारण कर लिया था कि नहीं, अंग्रेजी को ही मान्यता दी जाए। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट है कि 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। 1990 के बाद क्या हुआ? कई सारे क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ अलग अलग राज्यों में। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। 1990 के बाद क्या हुआ? गठबंधन सरकार भी आना तय हो गया। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए, सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, और ऐसे ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ दिया जाता है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। ठीक है, बहुत सारे भाषाएं थी, 1300। फिर बोला कि नहीं कि जैसे बुंदेलखंडी है, मगही है, भोजपुरी है, छत्तीसगढ़ी है, ये सब राजस्थानी है, ये सब क्या है, कुछ प्रमुख ऐसी भाषाएं जो हिंदी से मिलता जुलता है, इसलिए क्या किया, सबको हिंदी के अंदर ही शामिल किया गया। फिर भी उसके बाद 121 बचा भाषा। इनमें से 22 भाषाओं का ही भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट कंटेंट बन रहा है। ठीक है, और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। बाकी का गैर अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। ठीक है, बाकी क्या बोलते हैं? गैर अनुसूचित भाषा। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। ठीक है, सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों का ही मातृभाषा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे परसेंटेज बताया गया है, पूरा इंडिया में कितना लोग क्या बोलते हैं, असमिया है, बांग्ला है, बोडो है, दोगड़ी है। तो ए से असमिया है, बी से बांग्ला, बी से बोडो, सी से कुछ नहीं है, डी से फिर दोगड़ी है, फिर ई से कुछ नहीं है, एफ से कुछ नहीं, फिर जी से गुजराती है, फिर एस से हिंदी है, फिर के से देख सकता है 3 है, की से कन्नड़ है, कश्मीरी कोंकणी है, फिर के बाद जो है एल से नहीं है, एम से है मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, इस तरह से एम के बाद जो है एन है नेपाली, फिर MN ओ से है उड़िया, पी पंजाबी, एस जो है फिर संस्कृत, संथाली, फिर सिंधी, फिर टी से तमिल, तेलुगु, फिर यू से उर्दू। ठीक है, तो इस तरह से 22 भाषाएं हो गई। आप इसे याद कर सकते हैं अल्फाबेटिकली, तो याद हो जाएगा। ठीक है, फिर यह नेक्स्ट आइए, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से भी कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से कब लागू किया गया था, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग को कब लागू किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हुए हैं। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया कि इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। ठीक है, फिर जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां को लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं।
वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया था। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित है। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत का बात बोल रहा है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतया पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को का प्रधान या पंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। ठीक है, गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और उसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। ठीक है, पंचायत समिति का गठन ग्राम पंचायतों को मिलाकर होता है। इसे मंडल या प्रखंड, जिसको ब्लॉक कहते हैं, प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहा जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव इस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिलों की सभी पंचायती समितियों को मिलाकर जिला परिषद, पंचायत समितियों को मिलाकर जो है जिला परिषद का गठन होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत को मिलाकर जो है समिति बना, पंचायत समिति और पंचायत समिति को मिलाकर जो जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। नगरपालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। ठीक है, निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगरपालिका प्रमुख जो है नगरपालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। नगरपालिकाओं और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नगरपालिकाओं और जो है ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। फिर यहाँ पढ़ लीजिए ब्राज़ील का एक प्रयोग। ब्राज़ील के शहर पोर्तो एलेग्रे ने विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र के मेल का एक विलक्षण प्रयोग किया है। इस शहर के नगर परिषद के समांतर एक संगठन खड़ा किया गया और अपना शहर की बारे में वास्तविक फैसले करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया है। इस शहर के करीब 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। शहर को अनेक उपक्षेत्रों में बांटा गया है, लगभग वैसे ही जिन्हें हम वार्ड कहते हैं। हर उपक्षेत्र की अपनी अपनी बैठक होती है जिसका स्वरूप ग्राम सभा की तरह ही है और इसमें उस इलाके के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। फिर कुछ बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने वाले भी मुद्दों पर होती है और उसमें शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। इसमें शहर के बजट पर चर्चा होती है। इसके बाद इन प्रस्तावों को नगरपालिका के सामने पेश किया जाता है। ठीक है, हर साल फैसले लेने की इस प्रक्रिया में करीब 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। फिर देखिए नीचे प्रश्नावली, फिर क्वेश्चन आंसर आ गए। तो यहाँ जो है आपका जो है क्लास 10 का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 का जो वीडियो है समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। बाकी मैं क्लास 9 का जो है पॉलिटी का NCERT का भी जो है किसी तरह का वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल लेट्स एंजॉय हिस्ट्री पर डाल चुका हूँ। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। बाकी मैं हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा और वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पूरा NCERT SCERT बाकी रुक्मिणी बुक से, बाकी सारे और बुक से भी जो है उस टॉपिक कराकर पूरा क्लियर और प्रैक्टिस सेट के साथ करवा चुका हूँ। ठीक है, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।